Hello everyone, this is Sanjay, an educator of Indian Polity and Constitution at Ravindra's IAS online platform. Guys, today we are going to start with the syllabus of Indian Polity for this year's crash course, 2020 IAS प्री को लक्षित करते हुए हम लोग आज से क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं. और am I audible to all of you? Can you hear me properly? Yes. So, see, first of all, I'm going to show you what would be the mode of interaction and in what manner we will proceed over in our syllabus. So, सबसे पहले आप एक बार सिलेबस की झलक मेरे साथ देख लें और फिर हम लोग बात करेंगे कि उसको किस तरीके से पढ़ेंगे. और आज ही के आज मैं एक टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा. तो देखते हैं. इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज व्यवस्था व संविधान. जनरल स्टडीज के अंदर ये एक प्रमुख सेगमेंट है. इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एंटायर जनरल स्टडीज सिलेबस, राइट. और यहां से अगर देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आप पाएंगे 12 to 15 क्वेश्चंस हर हाल में आपको मिलेगा एवरी ईयर. कभी कभी ये संख्या बढ़ के 20+ भी चली जाती है, बट हम लोग एक ऑन एन एवरेज लेकर चलेंगे. तो आप ये मान के चले कि आपके जीएस पेपर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर किसी भी कीमत पे 12 to 15 क्वेश्चंस मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां 12 to 15 होंगे ही होंगे. तो मिला जुला के हम लोग इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम के अंदर जो एक फटाफट राउंड है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 35 से 40 घंटे में पूरी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डालें इस साल की आईएएस प्रारंभिक परीक्षा को लक्षित करते हुए. और 35 to 40 आवर्स क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर आप ये पाएंगे कि जीएस पेपर 1 में जो भी 12-15 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों में आप काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे. ऐसा मेरा दावा है आपसे, एक बार अगर ये पूरा कोर्स आप करते हैं. अभी फिलहाल हम लोगों ने 3 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखा है, डेमो प्रोग्राम, आज, कल और परसों, जिससे कि आप हमें पढ़ के यह समझ सके कि क्या यह प्लेटफॉर्म आपके लिए उपयुक्त होगा, है ना. और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे वेदर टू टेक एडमिशन और नॉट. डेमो का मतलब यही होता है. तो चलो, 2 बातें तो क्लियर हो गई कि अभी हम लोग डेमो राउंड कर रहे हैं और ये पॉलिटी सेगमेंट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं. इस सेगमेंट से 12 to 15 क्वेश्चंस पे आप ट्रेंड होंगे, प्रैक्टिसेबल होंगे. थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने लिखा है इसका निहितार्थ क्या है. अगर किसी से कहा जाए कि भाई आपको आईएएस जनरल स्टडीज पेपर के अंदर एक प्रमुख सेगमेंट के रूप में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है, तो ये दोनों शब्दों को क्यों लिखा गया है, जबकि अगर देखा जाए तो दोनों का एसेंस एक ही होता है. भाई किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कैसे हो, अगर उन सभी बिंदुओं को हम दस्तावेजी स्वरूप प्रदान कर देते हैं तो वो संविधान होता है. और संविधान में उल्लेखित बातों को जब हम अप्लाई कर देते हैं व्यवहार में, तो वहीं पर राज व्यवस्था का जन्म होता है. तो मिला जुलाकर संविधान व राज व्यवस्था में एसेंस वाइज कोई फर्क नहीं है. अगर फर्क है तो एप्लीकेशन वाइज डिफरेंसेस आपको दिखते हैं. तो ये तो थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज हो गई. अगर बिल्कुल लेमेन्स टर्म में देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के रिगार्डिंग आखिर हमें क्या पढ़ना होगा, जिससे हम समझ सके कि हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो थोड़ा सा इस पे हम लोग रोशनी डालते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड इन आवर सिलेबस. फाइन. सी, हाँ, एक बात और बता दूं, जो मोड ऑफ लेक्चर होगा ये बाइलिंगुअल होगा और इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम के बच्चे बड़ी आसानी से अपनी समझ विकसित कर सकते हैं. कोई इसमें सफर नहीं करेगा. अभी थोड़ी देर में आपको लग जाएगा कि दोनों मीडियम के लिए ये कितनी कारगर लेक्चर है.
आपका जो जीएस का डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, तो केवल आप इंडियन पॉलिटी जैसा टर्म नहीं पाते, जबकि जब भी पाते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पाते हैं, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान अथवा भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था, इस तरीके से। तो एकदम आपको मैं देसी भाषा में बता दूं कि इसका क्या मतलब होना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ भी प्रोविजंस पाते हैं, है ना, प्रोविजंस बोले तो प्रावधान, उन प्रावधानों का सीधे सीधे क्या निहितार्थ है ना, वो केवल संविधान तक सीमित होता है। लेकिन संविधान के किसी प्रावधान को आधार बनाकर देश की विधायिका के द्वारा अगर कोई विधायीकरण किया जाता है, कोई लेजिस्लेशन किया जाता है, तो आप उसे राज्य व्यवस्था का हिस्सा मानेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊं, आप सबको मालूम होगा, अभी हम लोग टॉपिक नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको मैं समझा रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से क्या समझेंगे आप। कहने का मतलब कि जब इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट तैयार करेंगे तो आपकी निगाहें कहां होनी चाहिए, है ना भाई। सिलेबस के नाम पे कुछ भी पढ़ लेना तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। हमें बेसिकली वो बातें पढ़नी है जो वास्तव में जेन्युइनली सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो देखो, आर्टिकल 17 तो आप सबको मालूम है ना, अनटचेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट के अंदर, है ना। छुआछूत को मिटाने से संबंधित अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो अनटचेबिलिटी प्रोविजंस की बात की गई है, हाउ टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। चलो, अब आर्टिकल 17 पढ़ के आप जो कुछ भी छुआछूत को मिटाने के संदर्भ में समझेंगे, ये बेसिकली संविधान का दायरा कहलाएगा कि आपने संविधान पढ़ा और संविधान से अमुक अमुक बातें जो संवैधानिक प्रावधान बताना चाह रहा था वो आपने समझा। लेकिन सोचिए, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए अगर भारत की संसद के द्वारा, है ना, कोई कानून बनाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। अब ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, समझ रहे मेरी बात। छुआछूत उन्मूलन अधिनियम ये संविधान में उल्लेखित नहीं है। ये भारत की संसद के द्वारा, जो 1952 में हमारी पहली संसद गठित हुई थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी, तब आर्टिकल 17 को टीथ प्रदान करने के लिए, धारदार बनाने के लिए भारत की संसद के द्वारा अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पास किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से अगर कोई अनटचेबिलिटी का आप कह सकते हैं बिहेवियरल पैटर्न फॉलो करता है समाज में, तो उसको दंडित किया जाएगा। क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं आर्टिकल 12 to 35, तो आर्टिकल 35 साफ साफ देता है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया has been empowered with an authority to make laws in order to regulate the issues related to fundamental rights. ओके, अनुच्छेद 35 सीधे सीधे भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि मूलाधिकारों को, है ना, रेगुलेट करने के लिए भारत की संसद विधि द्वारा नए प्रावधान समायोजित कर सकती है। तो उसी के तत्वाधान में भारत की संसद के द्वारा अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 पारित किया गया। आगे चलकर इसमें संशोधन हुआ 1978 में और इसको नाम दे दिया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, समझ रहे मेरी बात। तो ये जो भी आप अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली आपको नहीं लगता कि संवैधानिक प्रावधानों का एप्लीकेशन हुआ? भाई आर्टिकल 17 तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रूप में दे रखा है और आर्टिकल 17 को एक तरह से टीथफुल बनाने के लिए, धारदार बनाने के लिए आप जिन प्रावधानों का इस्तेमाल कर रहे हैं या संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा जिन नए प्रावधानों का क्रिएशन किया जा रहा है, इनएक्टमेंट किया जा रहा है, उनको हम लोग बोल देंगे पॉलिटी का हिस्सा। तो हमें बेसिकली दोनों बातों पर ध्यान रखना है। संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर जरा देख लूं मैं। यस, फाइन। आपके मन में कोई क्वेरी आएगी तो आप सीधे यहां पूछ सकते हैं। अभी तो हम लोग टॉपिक में एंट्री नहीं लिए हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझेंगे, क्योंकि सिलेबस में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि योर सिलेबस इज लाइक इंडियन पॉलिटी।
or your syllabus is like Indian constitution. No, it is always given that your syllabus is like Indian polity and constitution, or in other words you can say Indian constitution and polity. तो दोनों को एक साथ किस रूप में लेंगे भाई? बात चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की हो या फिर बात पॉलिटी की हो, दोनों का निहितार्थ एक ही है। निहितार्थ ये है कि देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना इनका उद्देश्य होता है, और देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो जो पहलू चाहिए हों, अगर वे पहलू थ्योरेटिकल फॉर्म में संकलित कर दिए जाएं तो जहां उनका संकलन दिखेगा उसी दस्तावेज को हम संविधान कहेंगे। और जब संविधान रूपी दस्तावेज के अंदर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले जो संकलित बिंदु हैं, उन बिंदुओं को जब व्यवहारिक स्वरूप दे दिया जाए, जब हम उनको अप्लाई कर देंगे तो वहीं पर राज व्यवस्था निकल कर आती है। और वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 17, तो इसको आप सीधे सीधे कोरोबोरेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल 17 को आधार बनाकर, है ना, जो हमने सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी या अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट की बात की, यानी प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट की बात की, ये दोनों के दोनों कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन संविधान में उल्लेखित तत्व आर्टिकल 17 को आधार बनाकर ही इन्हें जनित किया गया है, इन्हें पैदा किया गया है विधायिका के द्वारा। तो ये जो विधायिका के द्वारा डेवलपमेंट्स हुए, इनको हम बोलेंगे पॉलिटी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब हुआ। कहने का मतलब, अगर इसका मैं लबो लुआब कहूं कि हमें क्या पढ़ना है जीएस के अंदर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को टारगेट करते हुए, तो पहली बात संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों को पढ़ना है, और संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मद्देनजर अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है देश के अंदर तो उस डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को भी हम समझेंगे। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वालिटी पढ़ेंगे, है ना, समता का अधिकार। तो समता के अधिकार के अंदर हम लोग विधि के समक्ष समानता और विधियों की समान सुरक्षा की अवधारणा का अध्ययन करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर। और इसी जो समता का सिद्धांत है, इसको आधार बनाकर हमारे यहां पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करने की परंपरा विकसित हुई, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर ही, सकारात्मक भेदभाव की बुनियाद पर ही आरक्षण का प्रावधान आया, रिजर्वेशन पॉलिसी। अब रिजर्वेशन पॉलिसी में अभी जो हालिया डेवलपमेंट हुआ है, रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% वाला, तो अगर आर्टिकल 14 के प्रोविजंस को पढ़ोगे तो आप समझो संविधान पढ़ रहे हो। और आर्टिकल 14 को आधार बनाकर जब हम लोग रिजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये रिजर्वेशन का जो एस्पेक्ट हुआ, ये आपके राज व्यवस्था का एस्पेक्ट हुआ। तो अब मेरी बात समझ सकते हैं आप कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में बस यही देखना है, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान तथा उन संवैधानिक प्रावधानों को बुनियाद बनाते हुए आखिर जो कुछ भी उससे संबंधित हालिया विकास हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अब मैं आपके सिलेबस को, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस को 9 से 10 डायमेंशन के अंदर बांट के पढ़ाऊंगा। 9 से 10 डायमेंशन, जिसमें मैं पहला डायमेंशन आपके सामने रखता हूं, डायमेंशन नंबर 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। और इसमें मूल रूप से प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर आते हैं कंसर्निंग योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। One is the making of Indian Constitution, the making of Indian Constitution, and other one is, that is facet number 2, is the different landmarks related to India's constitutional development, right? One is the making of Indian Constitution and other one is the different landmarks related to India's constitutional development. Fine.
इन हिंदी द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। कैसे भारत का संविधान निर्मित हुआ, किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया, कैबिनेट मिशन योजना के क्या क्या प्रावधान थे, है ना। ऑल सच थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल। सेकेंड थिंग, द डिफरेंट लैंडमार्क्स रिलेटेड टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास से संबंधित विभिन्न आधार स्तंभ, है ना। मीन्स under the facet related to the different landmarks of India's constitutional development, we will discuss about what are the provisions given under the Regulating Act of 1773, you know, what are the provisions of the Pitt's India Act of 1784, you know, the Charter Act of 1813, the Charter Act of 1833, you know, you can say the Charter Act of 1853, Government of India Act of 1858, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका 1861 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। फिर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग 1900 ऑनवर्ड्स, लाइक द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, दैट इज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। वी विल ऑल्सो हैव अ लुक अपॉन द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, that is the Government of India Act of 1919, and of course we will also have a proper glimpse upon the Government of India Act of 1935। और इस प्रकार हम लोग हर एक संवैधानिक विकास से संबंधित विभिन्न आधार स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे। और इस पार्टिकुलर डायमेंशन से, डायमेंशन नंबर 1 से आईएएस प्री में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों फेसेट के अंदर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितना हम लोग पढ़ेंगे वहां से इससे संबंधित पूछा जाने वाला जो एक प्रश्न होगा वो आप सब बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे, है ना। तो अब हम लोग औपचारिकताओं को विराम देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कीप ऑल सॉर्ट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज असाइड एंड सिंपली लेट्स हैव अ लुक अपॉन the topic. The name of your topic is the making of Indian Constitution, भारतीय संविधान का निर्माण। और अगले 1 से 1.5 घंटे में हम लोग समझेंगे कि आखिर भारत का संविधान किस तरीके से निर्मित हुआ। जाहिर सी बात है, हम लोग प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो तमाम तरह के फैक्चुअल डिटेल्स आएंगे। जो कुछ भी फैक्ट मैं लिखूंगा यहाँ, आप कोशिश करेंगे कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मौका पाकर मैं थोड़ा किनारे हो जाया करूंगा जिससे आप आसानी से उनका स्क्रीनशॉट ले सकें। भारतीय संविधान का निर्माण। देखो, कुछ भी पढ़ने से पहले इतना तो आपको जरूर मालूम होगा कि भारत का संविधान आखिर लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है। यू माइट बी नोइंग अबाउट द फैक्ट दैट वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स एन अनरिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है ये लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत होती है, यह एक ऐसा संविधान होता है जो किसी न किसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के कॉन्शियस डिसीजन का परिणाम होता है। ये मीन्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर
always the results of some sort of conscious decisions to be taken by an institutional arrangement, namely the constituent assembly of the country concerned. कहीं भी विश्व में जहां कहीं भी आप लिखित संविधान पाएंगे, तय मानिए हर जगह लिखित संविधान का सृजन किसी न किसी संविधान सभा के माध्यम से किया गया होता है। तो इतना तय है कि इंडिया के अंदर भी लिखित संविधान है, तो यह भी तय है कि इस लिखित संविधान को फॉर्मुलेट किसने किया होगा, इस लिखित संविधान को अस्तित्व किसके द्वारा प्रदान किया गया होगा। जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन देवनागरी इट इज कॉल्ड संविधान सभा। संविधान सभा। अब देखिए, भारत के संविधान का सृजन निसंदेह संविधान सभा के द्वारा किया गया, और यह भी आपको मालूम है कि भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ था, या निर्माण को लेकर जब गतिविधियां प्रारंभ हुई थी, उस समय हमारे यहां अंग्रेजों की औपनिवेशिक हुकूमत हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान पूरी तरह स्वाधीनता संग्राम में लगा हुआ था, और स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही देश के विभिन्न कोने से यह आवाज उठने लगी कि जब हम आजाद होंगे तो आजाद होने के बाद खुद का संविधान खुद से लिखेंगे, किसी दूसरी अथॉरिटी के द्वारा हमारा संविधान नहीं लिखा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब अपना संविधान हम लिखेंगे तो उसके लिए हमें संविधान सभा बनानी होगी। तो इस चीज को लेकर चर्चा काफी जोर पकड़ रही थी स्वाधीनता संग्राम के दौरान। इवन आप कह सकते हैं 1928 के नेहरू रिपोर्ट के दौरान, जो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि हम भारतीयों को भारत के लिए संविधान सृजन के बारे में सोचना चाहिए, है ना। वी इंडियंस शुड पोंडर ओवर द फैक्ट दैट वी हैव टू कॉन्स्टिट्यूट और वी हैव टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन would be formulated by a constituent assembly. So the Britishers should allow us to go on for constituting the constituent assembly so that we can formulate our constitution. तो इस तरह की आवाज बुलंद होने लगी थी स्वाधीनता संग्राम के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लोगों द्वारा कि हमारे देश में एक संविधान सभा गठित की जानी चाहिए, ताकि यही संविधान सभा अपना संविधान लिखेगी। यह मूलतः सोवरेन होगी, संप्रभु होगी। इस पे हम अंग्रेजों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, हम खुद का संविधान खुद से लिखेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो ये सब बातें चल रही थी। खैर, होता क्या है कि जब कभी भी आप हुकूमत के समक्ष अपनी बातें रखते हैं, तो आमतौर पे अगर मान लीजिए मैं कहूं कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उठाई गई आवाज हुकूमत को सुनानी है, ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप कोई बात उठाते हैं हुकूमत को सुनाने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कही गई बात हुकूमत पे यानी हुक्मरानों पे ज्यादा इंपैक्ट करेगी बनिस्बत किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उठाई गई आवाज के, है ना। हालांकि अलग अलग संदर्भ में यह आवाज बुलंद होती रही कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे और उस संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन पहली बार आपको बताऊं, वर्ष 1934 में वर्ष 1934 में श्रीमान एम.एन. रॉय द्वारा यह आवाज उठाई गई कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया in order to formulate the Indian Constitution. Do you know who was Mr. M.N. Roy? He was basically the, chief proponent of communist movement in India. भारत में वामपंथ आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं श्रीमान मानवेंद्र नाथ राय, और इन्होंने 1934 में इंडिविजुअल बेसिस पे पहली बार यह आवाज बुलंद की कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सृजन किया जाना चाहिए। बट द ब्रिटिशर्स वर नॉट मच हीडेड अपॉन द कंसर्न्स रेज्ड बाय मिस्टर एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय साहब के द्वारा जो आवाज उठाई गई थी उसका अंग्रेजों पे बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा। अंग्रेजों ने एक तरह से इसको नजरअंदाज कर दिया। एनीवे, लेकिन यह बात रुकने वाली नहीं थी। एक वर्ष पश्चात वर्ष 1935 में इन ईयर 1935 हूबहू यही डिमांड मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ डिमांड विच वॉज ऑलरेडी रेज्ड बाय मिस्टर एम.एन. रॉय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह आवाज उठाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में। आईएनसी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि भारतीय संविधान का सृजन करने हेतु संविधान सभा का गठन अपरिहार्य है, यह हमारी मांग है, अंग्रेजी हुकूमत को इस मांग को स्वीकारना होगा। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि एक ही बात दो अलग अलग स्रोतों से उठाई जाए और एक स्रोत वैयक्तिक हो और दूसरा संस्थागत हो, तो जाहिर सी बात है हुक्मरानों पर संस्थागत स्रोत के द्वारा उठाई गई बात ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन उठा रही है, ऑर्गेनाइजेशन उठा रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो कांग्रेस के मंच से उठाई गई आवाज अंग्रेजों के कान तक गई और अंग्रेजों ने वर्ष 1940 में, है ना, हम भारतीयों की डिमांड, क्या डिमांड थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन, संविधान सभा का सृजन, किस हेतु? भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु। इन 1940 द ब्रिटिशर्स और द ब्रिटिश गवर्नमेंट had accepted the demand to formulate the Constituent Assembly. Constituent Assembly of India, right? 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर के माध्यम से, क्या बोला गया इसको? अगस्त ऑफर, वाया मीन्स ऑफ अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार लिया। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? देखो, पहले क्या सुनिश्चित किया गया? स्वाधीनता संग्राम के द्वारा यह सुनिश्चित करने की बात की गई थी। अच्छा, टेक्स्ट क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके। What can be the maximum gap between the two sessions of parliament? Not more than 6 months. Ram Sharma, this question is totally relevant for this episode. आप फोकस करिए टॉपिक पे जो अभी पढ़ा रहे हैं। पार्लियामेंट का टॉपिक चलेगा जब ये आएगा, है ना। 2 सेशन के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी साल में संसद कम से कम 2 बार सत्र में आनी चाहिए। कोशिश करिए। ऑडियो, इज ऑडियो क्लियर ना? ओके, तो क्वेश्चन है। हाँ, देखिए अनु ने रिस्पॉन्ड भी किया है, 6 मंथ्स, गुड। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ओ माय डियर राम शर्मा, आर यू क्रेजी? मिस्टर हीरालाल जे कानिया, ये सब बकैतीबाजी मत करो। जो पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस करो। टाइम पास करने का ये सेशन नहीं है फालतू के। क्या पढ़ रहे हो, क्या पूछे जा रहे हो, यहां ध्यान नहीं है। ये आसान है। एग्जाम नहीं देनी है क्या इस बार? वास्तव में सीरियसली जिनको एग्जाम देनी है, मैं औपचारिक रूप से टॉपिक शुरू कर दिया हूं। मेरी क्लास में डेमो का मतलब होता है टॉपिक ही। समझ रहे मेरी बात? तो आप में से जो लोग फाइनली इस कोर्स के लिए एनरोल भी होंगे, उनकी ये क्लास जा चुकी होगी। आगे जब पढ़ाऊंगा तो हो सकता है इसी को रिपीट कर दूं या ना करूं। तो यहां फोकस करिए। रही बात क्वेश्चन पूछने की, तो आप लोग कहेंगे तो कोई एक ऐसा सेशन में रख दूंगा किसी दिन 1-2 घंटे का, जिसमें जो अनाप शनाप पूछना होगा इधर उधर का पूछ लिया करना, है ना। कौन पहले स्पीकर थे, कौन क्या थे, क्या नहीं थे, यहां क्या पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें इसमें जानने वाली होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको समझने का प्रयास करिए। आपको मालूम होगा ये सिविल सर्विसेज के बैच का डेमोन्स्ट्रेशन है ना। ये 4th ग्रेड एग्जाम का नहीं है। देखो फिर से सुनो, भारतीय संविधान का सृजन करने के लिए हमारे यहां एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, जो संविधान सभा अंततोगत्वा संविधान का निर्माण करेगी। इसकी डिमांड स्वाधीनता संग्राम के द्वारा देश के विभिन्न कोने से उठने लगी थी। समझ रहे मेरी बात? उसी संदर्भ में 1934 में एमएन रॉय के द्वारा जो बात उठाई गई, ये काफी मैटर की और अंग्रेजों पे प्रभाव डाली या नहीं डाली, इतना तय हो गया कि देश के अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर जरूर प्रभाव डाली। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी फिर यही मुद्दा उठाना शुरू की और 35 में पुरजोर तरीके से
अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि हमें संविधान सभा के गठन की इजाजत दी जाए ताकि हम अपना संविधान निर्मित कर सकें। 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यह बात उठाई गई और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी मांग स्वीकार ली और उन्होंने कहा कि यस ओके, यू इंडियंस आर अलाउड to go on to formulate the constituent assembly for your own in order to write down your constitution. Okay, आप संविधान सभा का सृजन करो और उसके माध्यम से संविधान निर्माण का हम छूट देते हैं आपको। तो चलो, ये लागू तो कर दिया गया, अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा, संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होगा, संविधान सभा का कंपोजिशन क्या होगा, आखिर संविधान सभा किस तरीके से काम करेगी, क्या वह रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होगी या नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होगी, क्या प्रतिनिधिमूलक संस्था होगी या गैर प्रतिनिधिमूलक संस्था होगी, मतलब उसके पूरे फीचर्स के बारे में अभी क्लियर नहीं था, है ना। और ये क्लैरिटी कब आई, आप ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस 1934, वर्ष 1935, वर्ष 1940, इसके बाद आ जाओ वर्ष 1942। 1942 में यानी 40 के बाद 2 साल बाद अंग्रेजों ने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, है ना, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन कह लो, क्रिप्स मिशन। और ये जो क्रिप्स मिशन आया था, ये बेसिकली सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम पे ये प्रस्ताव था, यह मिशन था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स उन दिनों ब्रिटिश संसद के अंदर बड़े ही प्रभावी पॉलिटिशियन माने जाते थे और आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार में, उन दिनों की सरकार में काबीना मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इन्होंने ही एक पूरा मसौदा तैयार किया था कि भारत का संविधान निर्मित करने के लिए या भारत का संविधान लिखने के लिए जो संविधान सभा होगी, आखिर उस संविधान सभा का स्वरूप क्या होगा, ये सब कुछ उल्लेखित था क्रिप्स मिशन में। लेकिन आपको बताऊं, क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि इट वॉज साउंडली अपोज्ड बाय द मुस्लिम लीग इन जनरल एंड मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना इन पार्टिकुलर। मुस्लिम लीग या फिर आप कह लो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्रिप्स प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह हमें मंजूर नहीं है। उनका यह मानना था, जिन्ना साहब का, कि भारत का संविधान निर्मित करने के लिए भारतीय संविधान सभा की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें पाकिस्तान का संविधान निर्मित करने के लिए पाकिस्तान की संविधान सभा चाहिए। हम इंटीग्रेटेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे, ये मुस्लिम लीग का मानना था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी और काफी विरोध किया गया फिर क्रिप्स मिशन का। फाइनली क्रिप्स मिशन के अंदर जो संविधान सभा के प्रावधानों के संदर्भ में जो बातें लिखी गई थी या जो बातें प्रेषित की गई थी, वो अपने मकसद में फेल्योर को पाई, विफलता को पाई। लेकिन पुनः 4 वर्ष बाद यानी 1942 के बाद 1946 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। कैबिनेट मिशन प्लान, है ना। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हर उन त्रुटियों को जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के अंदर पाया गया था उसे सुधार लिया गया। मींस ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनोमलीज विच वर प्रिवाइलेंट और विच वर डिस्टिंक्ट ड्यूरिंग द क्रिप्स मिशन प्लान, दे वर रेक्टिफाइड इन कैबिनेट मिशन प्लान। एंड इन व्हाट मैनर दोज एनोमलीज वर रेक्टिफाइड? सिंपल, सारी अनियमितताओं को सुधारने के संदर्भ में बस एक ही पक्ष दिया गया कि चलो भाई, कैबिनेट मिशन प्लान भी पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा को अलाउ नहीं कर रहा था। यानी मुस्लिम लीग की जो अपनी डिमांड थी कि हमें अनडिवाइडेड इंडिया की संविधान सभा नहीं चाहिए बल्कि पाकिस्तान के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, कैबिनेट मिशन प्लान में यह नहीं था, क्रिप्स मिशन में भी नहीं था। बावजूद इसके कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके पीछे मूल वजह यही थी कि कैबिनेट मिशन के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान रखा गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था और बोला गया था कि जैसे संविधान सभा के लिए जब भी चुनाव होगा, उस चुनाव में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होंगे, है ना, पृथक निर्वाचन मंडल। और आगे आप पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर
संविधान सभा के सदस्यों के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है ना, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स। मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब लोग आते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो जैसे ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का या मुसलमानों के लिए विशेष रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान इसमें दिखाया गया, मोहम्मद अली जिन्ना भी ना नुकर करते करते इसको एक्सेप्ट कर लिए और कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार्य है। और इस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सृजन किया जाता है ना। और आप कह सकते हैं, यह देखूंगा और कोई नॉन सिंसियर कमेंट अगर किया गया होगा तो मैं पक्का रिएक्ट करूंगा, यह भी ध्यान रखेंगे आप, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ये बेसिकली सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि ये बैच सिविल सर्विसेज का है, तो हंसी ठिठोली तो चलनी नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। मेरे सेशन में नो एंटरटेनमेंट, कुछ नहीं मिलेगा आपको एंटरटेनमेंट, सीधे मुद्दे की बात होगी। और ये क्रैश कोर्स है, 35-40 घंटे में 125 घंटे का सिलेबस अगर करना हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चलना होगा। और इसमें आप पूछेंगे कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ऐसे बेहुदे टाइप के स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए। पहली बात मैं क्लियर एकदम बता दूं। और एक बात और ध्यान रखना कि आप सोचेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लिख के निकल जाएंगे, मैं घर तक नहीं छोड़ूंगा, यह भी ध्यान रखना। घर तक नहीं छोड़ूंगा का मतलब कि अगर तुम एक आटपटांग बात बोलोगे तो मैं 10 बात यहां से बोलूंगा, पब्लिकली सुनाऊंगा। तो ये गलती भूले से भी मत करना। और जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार एक दूसरे से यहां मुखातिब हो रहे हैं, वो कमेंट के दौरान खुद भी सजग रहेंगे कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, है ना, नहीं तो फिर सिलेबस आपका बाधित होगा। और जब नहीं पढ़ना है तो टाइम पास करने का क्या मतलब। ऑनलाइन में तो वैसे भी दुनिया खुली हुई है, कोई क्लास पसंद नहीं आ रही है, बस एक बार बटन ही तो दबाना है, दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना है। उसकी भी पसंद नहीं आई, कहीं और निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिविल सर्विसेज की क्लास अक्सर जेंटलमैन क्लास मानी जाती है, तो आपसे एक न्यूनतम गंभीरता की उम्मीद की जाती है ना। अब पता चला कि रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम देना है और सिविल सर्विसेज का डेमो लेक्चर लेने बैठ गए, तो उस लेक्चर से तो आपको फिर गुस्सा ही आएगी। बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, मत दिखे, आवाज तो सुनाई दे रही है। सब कुछ लिख के कॉपी कलम लेके एक एक बात आप लिखने बैठेंगे, कौन सा रिवीजन कर लेंगे। और क्रैश कोर्स होता उसी के लिए है जो पूरे साल भर पढ़ाई किया है और अब लास्ट मोमेंट में एग्जाम के दौरान फटाफट राउंड उसे रिवीजन करना है। क्योंकि कोई भी बात यहां बहुत विस्तार से मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो एकदम इंपॉर्टेंट बात है और जिस सेगमेंट से क्वेश्चन बन सकता है सीधे मैं उसी को डिस्कस करूंगा। भारतीय संविधान सृजन के मद्देनजर संविधान सभा के गठन को लेकर जो हमने पढ़ना शुरू किया था, तो आप देखिए 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग उठाई गई, 1935 में कांग्रेस के द्वारा उठाई गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उठाई गई मांग को 1940 में अंग्रेजों ने इसको अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है, संविधान सभा के स्वरूप को ही उसमें परिभाषित किया गया था। हालांकि क्रिप्स मिशन प्लान मुस्लिम लीग के विरोध की वजह से कहीं ना कहीं खटाई में पड़ गया। फिर उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है और कैबिनेट मिशन योजना एक्सेप्टेबल थी सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। मुस्लिम लीग ने भी ना हा करते करते इसे स्वीकार लिया और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में जो जो प्रस्ताव के अंश रखे गए थे उन्हीं की बुनियाद पर संविधान सभा का गठन किया गया। और इसके प्रस्तावों के अंश में यह बोला गया कि भारतीय संविधान सभा 389 सदस्यीय संविधान सभा होगी। इसमें 296 निर्वाचित सदस्य होंगे, 93 मनोनीत सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, जो प्रांतीय सभाएं थी, असेंबलीज थी, वहां से आएंगे, उनके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। और जो 93 मनोनीत सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, ये बेसिकली देसी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स के माध्यम से नामित होंगे। और हर प्रिंसली स्टेट, हर देसी रियासत का जो रियासतदान होगा वह अपने द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि को संविधान सभा में नेतृत्व के लिए भेजेगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें कैबिनेट मिशन योजना में, CMP कैबिनेट मिशन प्लान में अक्षरशः उल्लेखित थी। कैबिनेट मिशन प्लान ने यह भी कहा
कि जो ये 296 निर्वाचित सदस्य होंगे ये इनडायरेक्ट निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जहां भी होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति का हवाला दिया जाता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के मद्देनजर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के करेस्पॉन्डिंग यह डिसाइड किया गया कि संविधान सभा का हर एक सदस्य, हर एक मेंबर पर मेंबर 10⁻⁶ पॉपुलेशन यानी प्रत्येक सदस्य 10 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। 10 लाख बोले तो 1 मिलियन, यानी हर 1 मिलियन आबादी पे एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। ओके, 1 मेंबर पर मिलियन पॉपुलेशन। तो आप समझ सकते हैं कि 296 जो सदस्य थे वो 296 इंटू 10 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर रहे थे। एनीवे, पूरे निर्वाचक मंडल को आप कह सकते हैं 3 समुदायों में बांट दिया गया, मुस्लिम, सिख एंड जनरल्स। बट अब इसके बाद की घटना क्या होती है? जून में आप कह सकते हैं 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को जून प्लान आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जून योजना या माउंटबेटन योजना। इसी को हम लोग बोलते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन प्लान 3 जून 47 को आता है और इस माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारत व पाकिस्तान के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। मीन्स इट वॉज मेड क्लियर that India is going to be divided into the form of 2 different dominions, one the dominion of Pakistan and other the dominion of India। अब जाहिर सी बात है, भारत की जब विभाजन की बात आएगी तो संविधान सभा भी विभाजित होगी, क्योंकि 3 जून 47 तक हमारी संविधान सभा के द्वारा संविधान का सृजन नहीं किया जा सका था। संविधान का सृजन तो बाद में हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। समझ रहे मेरी बात? तो ये बेसिकली यहां पर एक यू टर्न आता है। हम लोग देखेंगे कि 3 जून 47 के बाद ये जो 389 सदस्यीय संविधान सभा थी, आखिर इसके स्ट्रेंथ की सेहत पर क्या असर पड़ता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट अभी जून 47 से पहले ही खुद को रखते हैं, अभी हम लोग 46 में खुद को रखते हैं। और 1946 में जैसा कि संविधान सभा का गठन हो गया, ये सारी बातें आपको मैंने बता दिया, आपने देखा भी। 6 दिसंबर 1946 को, दिसंबर 6, 1946 संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसमें एक जो मेमोरेबल तथ्य है, पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज बॉयकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग। संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया है ना। और क्या हुआ पहली बैठक के संदर्भ में? पहली बैठक में जो सबसे बड़ी बात यह हुई कि संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया। अंतरिम अध्यक्ष, इंटरिम प्रेसिडेंट। अंतरिम अध्यक्ष मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, यानी जब तक परमानेंट प्रेसिडेंट न आ जाए तब तक अंतरिम अध्यक्ष सभा की कार्यवाहियों का, एक तरह से कह सकते हैं कार्यवाहियों की अध्यक्षता करेगा, है ना। उसको अंतरिम या कह सकते हैं अस्थायी या प्रोविजनल। तो पहली मीटिंग में ही संविधान सभा के वयोवृद्ध नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर 9 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकेंड मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई। और इस सेकेंड मीटिंग में ही संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष
चुन लिया जाता है। और जैसे अस्थायी अध्यक्ष आ गया तो जाहिर सी बात है अंतरिम अध्यक्ष का अब कोई काम नहीं रहा। तो अब सभा की जो भी एक तरह से कह सकते हैं कार्यवाहियां होती थी संविधान सभा की, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाने लगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ओके, चलो पहली घटना हमने देख ली 9 दिसंबर 46 की। दिसंबर 9, 1946 सच्चिदानंद सिन्हा का संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना जाना। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाना 11 दिसंबर 1946 को। और यहीं पर एक और घटना ध्यान रखेंगे डेट वाइज, दिसंबर 13 1946, 13 दिसंबर 1946 ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है संविधान सभा के इतिहास में, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के पटल पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एंड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच वाज प्रोपोज्ड बाय पंडित नेहरू on 13th of December 1946 on the floor of the Constituent Assembly of India. It later on, when passed on 22nd of January 1947 by the Constituent Assembly, ultimately took the shape of preamble to the Constitution of India. यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के पटल पर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है और यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है और यही अंततोगत्वा जाकर भारतीय संविधान की उद्देशिका का रूप धारण करता है ना। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था 13 दिसंबर 46 को, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? हर वो बात थी जो आज की उद्देशिका में आप पाते हैं, प्रीएम्बल में पाते हैं, प्रस्तावना में पाते हैं। यानी हम अपने संविधान का सृजन किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करेंगे, यह बताया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव में यह भी बताया गया था कि भारत का संविधान जब एक बार बनके तैयार हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा, तो आखिर भारत के सामान्य जनमानस के हितों की सुरक्षा आखिर किस तरीके से करेगा, है ना। भारत के लोग अपने आकांक्षाओं की किस तरीके से प्राप्ति कर सकेंगे या भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को हमारा संविधान किस तरीके से संतुष्ट कर पाएगा, पूर्ण कर पाएगा। हमारे संविधान में किन किन आदर्शों का समायोजन किया जाना चाहिए, कौन कौन से आदर्श स्थापित किए जाने चाहिए, संविधान किस तरीके से फंक्शन करेगा, देश की राज व्यवस्था को किस तरीके से नियंत्रित व संचालित करेगा, देश की सरकारें आखिर किस तरीके से काम करेगी ताकि राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा संपुष्ट होती रहे। ये तमाम बातें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी थी। लबोलुआब ये है कि आप कह सकते हैं कि द एंटायर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज फुल ऑफ philosophical portion. Means the objective resolution signifies towards the presence of philosophy in Indian Constitution. उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के दर्शन को इंगित करता है, हमारे संविधान का क्या दर्शन होगा। और इसके अलावा आपको बताऊं, उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया था कि भारत के लोग जिन आदर्शों को अपने मनः मस्तिष्क में रखते हुए भारतीय स्वाधीनता संग्राम को लड़ा, आखिर उन आदर्शों को हम कैसे बचाए रख सके, इन बातों का भी संविधान में ध्यान रखा गया। यानी देश के अंदर विधि के शासन की संकल्पना व्यक्त की गई, कानून का राज होगा, लोकतंत्र होगा, जनता का मतलब हर तरह की जनता अपने अधिकारों का लुत्फ उठा सकती है, सरकारें कभी निरंकुश नहीं हो सकती, है ना। ये तमाम चीजें उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पेश किया गया था। आप कह सकते हैं कि पूरे संविधान का दर्शन दर्शाया गया है, दिखाया गया है उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। तो इस लिहाज से 13 दिसंबर 1946 की घटना को आप याद रखेंगे। एक और बात यहां ध्यान रखेंगे, सर बीएन राव को संविधान सभा का लीगल एडवाइजर चुना गया था, है ना, विधिक सलाहकार, लीगल एडवाइजर। एनीवे, अब हम लोग आ जाते हैं 13 दिसंबर 46 के बाद सीधे जून प्लान पे, 3 जून 47 को।
और जैसा मैंने बताया कि जून 3, 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, माउंटबेटन प्लान, और इस माउंटबेटन प्लान के माध्यम से भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया और बताया गया इस योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, कि भारत तथा पाकिस्तान दो अलग अलग पृथक पृथक अधिराज्य होंगे, डोमिनियंस होंगे। अब जैसे ही ये बात खुली तो जाहिर सी बात है ये जो 389 सदस्यीय अविभाजित संविधान सभा थी, यानी अविभाजित भारत की संविधान सभा थी, अब आपको नहीं लगता कि इसकी स्ट्रेंथ अब संकुचित होने वाली थी? इट्स स्ट्रेंथ वाज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्टेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। वजह, those members of the Constituent Assembly of India who are representing the areas which have to be or which had to be included within the dominion of Pakistan, don't you think they will surely defect in favor of Pakistan? Means they would have to be removed from the undivided Constituent Assembly of India. तो इस लिहाज से जो 389 सदस्यीय संविधान सभा थी, इस संविधान सभा से वे प्रतिनिधि हट गए जो उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन्हें अब पाकिस्तान के साथ जाना था, है ना। तो यहां से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की सदस्यता 389 से घटकर कितनी हो गई, और जो सदस्य हटे आखिर पाकिस्तान में शामिल होने वाले किन किन क्षेत्रों से वो आते थे, है ना। तो यहां ध्यान रखेंगे 389 से घटकर सदस्य संख्या भारत की संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई, यानी इतना तय हो गया कि कुल 100 सदस्य घट गए। सॉरी 100 नहीं, 90 ना, कुल 90 सदस्य रिड्यूस हो गए। 389 से 90 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 299। यानी डिवाइडेड इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची उसकी कुल सदस्य संख्या अब 299 रह गई, डिवाइडेड इंडिया की। अनडिवाइडेड इंडिया की कितनी थी? 389, क्योंकि तब वे सभी प्रतिनिधि भी थे जो उन क्षेत्रों से आते थे जिन्हें अब पाकिस्तान में जाना था। समझ रहे मेरी बात? तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सम्मिलित रूप से, यानी जब अविभाजित भारत था तब की संविधान सभा में 389 सदस्य, विभाजित हो जाने के बाद 299 सदस्य, 90 सदस्य यहां से डिफेक्ट कर गए। और वो किसके फेवर में डिफेक्ट किए? पाकिस्तान के फेवर में। अब सवाल यह उठता था कि ये 90 सदस्य आखिर किन किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ध्यान रखेंगे, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल जान रहे हैं, पूर्वी बंगाल, हम अपने बंगाल को क्या बोलते हैं? पश्चिमी बंगाल। तो ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, उन दिनों पाकिस्तान के फेवर में गया ये। फिर वेस्ट पंजाब, पश्चिमी पंजाब, इसको हम लोग पाकिस्तानी पंजाब भी कहते हैं। हमारा जो पंजाब है इंडिया का, वो पूर्वी पंजाब कहलाता है, तो पश्चिमी पंजाब। और पश्चिमी पंजाब से जो भी प्रतिनिधि इस 389 सदस्यीय संविधान सभा में थे, माउंटबेटन योजना के बाद वो डिफेक्ट कर गए, यहां से हट गए। इसके अलावा सिंध, तब सिंध प्रांत भी भारत में ही था, अनडिवाइडेड इंडिया में, लेकिन डिवीजन का जैसे प्लान आया अब ये पाकिस्तान की तरफ जाना था, अभी भी पाकिस्तान का ये प्रदेश है सिंध। फिर आप आ जाओ बालूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, है ना, जहां से सीमांत गांधी आते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम सुना होगा आपने, इतिहास में पढ़ते होंगे। फिर सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, असम का सिलहट जिला। समझ रहे मेरी बात? तो ये मूलतः इन क्षेत्रों के जो भी प्रतिनिधि थे हमारी संविधान सभा में, जून प्लान के आते के साथ ही, माउंटबेटन योजना आते के साथ ही ये सब हट गए, क्योंकि इन्हें अब पाकिस्तान के फेवर में जाना था। और अंततोगत्वा हमारी संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299। ठीक, अब यहां से कुछ और तथ्यात्मक बातें आप जान लीजिए कि भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल
206 सदस्य शरीक हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य आए थे? 206 सदस्य। हमारी संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखेंगे 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ये अलग से ऐसे नहीं पूछेगा कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स और वुमेन मेंबर्स इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं, एक ही क्वेश्चन के किसी स्टेटमेंट के रूप में इस तरह से पूछा जा सकता है। और जो 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में, इन 15 की 15 महिलाओं में केवल एक मुस्लिम महिला थी और उनका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। यहां लिख देता हूं, बेगम एजाज रसूल। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान सभा के स्वरूप को देखा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज संविधान का निर्माण हम लोग करा के ही क्लास को ऑफ करेंगे। चलो, इन तथ्यों को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में 1934 से बढ़ते बढ़ते 34, 35, 40, 42, 46 और जून में हम लोग आ गए हैं, जून 47। फिर आप आ जाओ अगस्त 47। भाई अगस्त 47 में 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। ठीक है, जैसे ही हम लोग आजाद होते हैं, अब जाहिर सी बात है संविधान निर्माण की तरफ हमारा रुझान और ज्यादा बढ़ गया कि अब तेजी से अपने संविधान का सृजन करें। तो ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1947 को, यानी अगस्त 15, 1947 को आजादी की घोषणा होती है। और उसके बाद आप कह सकते हैं 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज मीन्स ऑन 29th of August 1947, the draft constitution making committee was constituted. The draft constitution making committee was constituted. है ना? संविधान की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। संविधान की प्रारूप समिति, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, आजादी के 14 दिन बाद। ठीक, अब देखो ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी थी, ये मूलतः ध्यान रखेंगे बच्चों 7 मेंबर कमेटी थी, 7 सदस्यीय कमेटी थी, 7 मेंबर्स कमेटी। और इन 7 सदस्यों को हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1+6। 1+6 का मतलब 1 चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष तथा 6 अदर मेंबर्स। समझ रहे? अब बताओ संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कोई क्वेश्चन है? यस, गुड। हाँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946। अच्छा, आपस में ये लोग बातें कर रहे हैं। हाँ, गुड। चलो जी, आप ध्यान से बस सुनते चलिए, आप धीरे धीरे मेरे साथ अकस्टम्ड हो जाएंगे। बस मेरी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि सीरियसली आप लेक्चर को फॉलो करेंगे। आप जरा भी अनाप शनाप सेशन के रूप में इसे नहीं लेंगे, टाइम पास सेशन। आप मुझसे ये अपेक्षा करें कि मैं खड़ा होकर आपके सामने छाती पीटूं कि आपकी संख्या बढ़ जाए, तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। चुटकुले सुनाऊं, जोक्स क्रैक करूं, यह भी पॉसिबल नहीं है। इस मामले में बड़ा निरस आदमी हूं मैं। दूसरी कक्षाओं में अपेक्षा कर लेना अगर कोई कर दे ऐसा। तो मेरे साथ आपको बिल्कुल तांगा समझ रहे हैं ना, चैरियोट, टमटम का घोड़ा, वैसे सीधे चलना है, न बाएं न दाएं। और मेरा मानना है कि इस समय आपके पास समय भी नहीं है बाएं दाएं चलने का।
अपने सिलेबस में तेजी से आप आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि अगले 2 महीने में, है ना, फटाफट राउंड पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर डालें, ताकि अक्टूबर 4 को जो आप एग्जाम में बैठें तो आपको लगे कि हमें इस फटाफट राउंड सेशन से बहुत कुछ फायदा मिला। तो अगर फायदा लेने की आशा हो या उम्मीद हो तो ही आप मेरे साथ समय व्यतीत करें क्लास के अंदर, अदरवाइज कोई इसका मतलब नहीं बनता। क्योंकि बेमन के बैठेंगे ना तो आपकी ये क्लास नियमित 2 से 2.5 घंटे चलेगी, एक सब्जेक्ट चलेगा। ऑन एन एवरेज आपको रोज 4 घंटे की क्लासेस जाएगी। आपको लगता है कि बिना मन के 4 घंटे पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता। आपको एक फॉर्मल माहौल बनाकर अपने स्टडी टेबल पे पूरा पेन पेपर्स ये सब रख के बैठना होगा, समझ रहे हैं? और उस तरीके से आपको नियमित काम करना होगा। हाँ, जो बच्चा ये सोच रहा होगा कि चलो हमने तो फॉर्म यू ही भर दिया था, क्रैश कोर्स कर लेते हैं फिर एग्जाम दे लेंगे, उन्हें और गंभीरता से लेना होगा चीजों को। क्योंकि वैसे लोग आमतौर पे होता क्या है कि पूरे साल कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, शौकिया तौर पे फॉर्म भर दिए होते हैं ये मानते हुए कि अगले साल एग्जाम देनी है। जिनको अगले साल 2021 के लिए एग्जाम देना है उनको तो मैं साफ साफ मना करूंगा कि आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन ही मत करो। आपके लिए फाउंडेशन कोर्स होगा, जहां एक एक चीज बड़े खोल खोल के आराम से पढ़ाई जाएगी। यहां तो हम चाह के भी बहुत आराम से आपको नहीं पढ़ा सकते ना। विद इन टाइम फ्रेम मान लीजिए आपका सिलेबस ही पूरा ना हो तो फिर क्रैश कोर्स का क्या मतलब? फिर गालियां बकोगे कि रविंद्र IAS वाले धोखा दे गए। हम नहीं चाहते कि आप ये कहे कि हम धोखा दे गए। तो हमें मालूम है बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से हमने सिलेबस को डिजाइन किया है। आप उसको फॉलो करेंगे तो निसंदेह बहुत लाभान्वित महसूस करेंगे। तो चलिए, और जो भी आपकी वाजिब क्वेरी है आप बेझिझक पूछिए। अगर देन एंड देयर मेरी निगाह उस पर नहीं गई तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्लास के पहले मैं जरूर आपके कमेंट्स को देख लूंगा, और जो भी आपके वाजिब क्वेश्चंस होंगे, रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में हम उसको एड्रेस कर देंगे। परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है पूरी, जो आपके एक एक कमेंट पर ध्यान रखती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन अनएड्रेस न जाए, उसको हम एड्रेस करें, है ना। अभी किसी स्टूडेंट को लेकर मैं रिएक्ट इसलिए किया था कि मैं साफ साफ देख रहा था कि वो लड़का पढ़ने के मूड से नहीं बैठा है। ऐसे लड़के दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा उठाए गए वाजिब सवाल को नजरअंदाज करने पर टीचर को मजबूर कर देते हैं। अब मैं देखूंगा कि आप इधर उधर के अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं, तो वैसे में मैं देखूंगा ही नहीं। तुम लिखते रहो भाई, लैपटॉप को उधर मोड़ देना, और क्या करना है। और फिर इसमें क्या होगा, जो सीरियस स्टूडेंट होगा उसके वाजिब सवाल फिर अनएड्रेस्ड रह जाएंगे, उस पर ध्यान नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं कहा कि जो इस तरह की नॉन सीरियस स्टैंड के साथ यहां बैठ रहा है, आप खुद उसको ऑब्जर्व करिए और कोशिश करिए कि वो अनाप शनाप ना बक सके। और अनाप शनाप बकने का मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है। वैसे उस लड़के ने भी कुछ अनाप शनाप नहीं लिखा था, हमें उसका सीरियसनेस लेवल बड़ा डिग्रेडेड दिखा। हम लोग पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो पूछ रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो इससे साफ साफ दिखता है ना, अगर उसको मैं एड्रेस करूं तो आपका बेशकीमती समय जाएगा ना। ये वक्त बकैतीबाजी का नहीं है, मुद्दे की बात करिए और पूरी गंभीरता के साथ करिए। चलो, तो देखो, चेयरपर्सन डॉक्टर अंबेडकर और शेष अन्य सदस्य थे संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अंदर, प्रारूप समिति के अंदर। समझ रहे मेरी बात? अब यहां से प्रारूप समिति के जरा सदस्यों पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं, क्योंकि थे कितने भाई, कुल मिलाकर 7 ही थे। बाबा साहब अंबेडकर को कोई नहीं भूलता, तो उनके अलावा केवल 6 पर ही तो थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। तो देख लेते हैं 6 को। चलो, संविधान की प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। इनके अलावे 6 अन्य सदस्य थे। वो कौन कौन से थे, ध्यान रखेंगे। एक थे KM मुंशी, दूसरे
एन गोपालस्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। चौथे थे मोहम्मद सादुल्लाह। पांचवें थे बीएल मित्तर। छठे थे डीपी खेतान। अब देखो ये 6 सदस्य थे। इनमें से अगर पूछा जाता है कथन बनाकर, स्टेटमेंट बनाकर, तो मूल रूप से इन दो के बारे में पूछा जाता है, बीएल मित्तर और डीपी खेतान के बारे में। क्यों? इनके साथ एक एक खास बात जुड़ी हुई है। बीएल मित्तर के साथ क्या हुआ कि ये संविधान का ड्राफ्ट तैयार होने के पहले ही, प्रारूप तैयार होने के पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अन्य सदस्यों के साथ इनकी नहीं बनी, है ना। तो इन्होंने रिजाइनेशन दे दिया था बीएल मित्तर साहब ने। ही रिजाइंड हिमसेल्फ, है ना, रिजाइनेशन दे दिया था। तो जब रिजाइनेशन दिए तो भाई जो सीट खाली हुई इनके बदले में कोई आना चाहिए, तो इनके बदले में लाया गया, बीएल मित्तर के बदले में, मतलब इनके स्थान पे एन माधव राव को, एन माधव राव, इसको याद रखेंगे। और डीपी खेतान साहब बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनकी मृत्यु हो गई ड्राफ्ट निर्मित होने से पहले ही, तो इनके बदले में आए, इनके स्थान पे टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी, समझ रहे मेरी बात। तो इस तरीके से यह 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, अदर मेंबर्स के एम मुंशी, एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, बीएल मित्तर who was later on replaced by एन माधव राव, डीपी खेतान who was replaced by और substituted by टीटी कृष्णामाचारी। आप इन दो को जरूर ध्यान रखेंगे। दे देता है कि बीएल मित्तर के बदले कौन आए, तो जवाब क्या होगा, एन माधव राव, है ना। मित्तर माधव इस तरह से याद रखना। डीपी खेतान उधर टीटी कृष्णामाचारी। खेतान से याद रखना, खेतान ऊपर वाले पंखे का एक ब्रांड है, सीलिंग फैन का, है ना। और कृष्णामाचारी कृष्ण का चक्र और पंखा, इस तरीके से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रही प्रारूप समिति, और इसी प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, ढांचा तैयार किया गया, और इस तरह से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका, तो उसमें साफ साफ दिया गया है कि आप देखते हैं ना नीचे बिल्कुल बॉटम पे कि वी हैव एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन विच डेट 26 नवंबर 1949, है ना, लिखा है ना वहां, वी डू हियर बाई एडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उद्देशिका में नीचे एक डेट दिया रहता है 26 नवंबर 1949, और उसी के आसपास लिखा रहता है कि हम इस संविधान को, है ना, अधिनियमित, आत्मार्पित इत्यादि करके करते हैं, मीन्स एडॉप्टेड, इनएक्टेड एंड गिवन टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पर एक और बात, जो भारत की संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा, लगभग 3 वर्ष में इसने संविधान का लेखन किया। यानी 3 वर्ष की मशक्कत के बाद भारत को संविधान दे पाई, यानी भारत के संविधान का सृजन कर पाई। यह संविधान सभा कुल 3 चरणों में काम की थी। कितने चरणों में? 3 चरणों में, मीन्स 3 फेजेस, 3 फेजेस। यानी हमारी जो संविधान सभा थी वो कुल अलग अलग 3 फेजेस में काम की। देखते हैं कि वो तीनों फेज कौन से थे और प्रत्येक फेज किस लिए ज्यादा जाने जाते हैं। हर फेज में संविधान सभा की क्या कुछ विशेष गतिविधियां रही। तो 3 फेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
3 phases of Constituent Assembly. फर्स्ट फेज, पहला चरण बच्चों ध्यान रखेंगे, दिसंबर 6 यानी 6 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक था, है ना। यह संविधान सभा का पहला चरण था, यानी संविधान सभा अपने क्रिया विधियों के दौरान कुल 3 चरणों से गुजरी, 3 चरणों से, यानी 3 फेजेस से, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज का टेन्योर क्या था? 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। दूसरा फेज क्या था? सेकंड फेज। अब देखो, चूंकि ये बच्चों प्री का क्रैश कोर्स है ना, इसलिए मैं ज्यादा फैक्चुअल हो रहा हूं, यही समय की मांग भी है। सेकंड फेज आपका रहता है अगस्त 15 यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर, है ना, नवंबर 26 1949। यह सेकंड फेज था हमारी संविधान सभा का। फिर से देखिए, पहला फेज 6 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक। दूसरा फेज क्या था संविधान सभा का? 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, है ना। और तीसरा फेज मैं ऊपर लिखता हूं मिटा के, और थर्ड फेज था 27 नवंबर 1949 से लेकर नवंबर 27 1949 टू मार्च 1952, मार्च 1952। यानी 27 नवंबर 1949 से लेकर मार्च 1952 तक, क्योंकि 1952 में ही लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ, और 52 ऑनवर्ड्स यानी 52 ऑनवर्ड्स ही कहीं ना कहीं हमारे यहां इलेक्टेड लोकसभा अस्तित्व में आई। 1952 से पहले जो हमारी पार्लियामेंट थी वो इलेक्टेड नहीं थी, आम जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं हुआ था, है ना। एनीवे, तो देखो, 6 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक हमारी संविधान सभा के पास यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास केवल एक ही रोल प्ले किया गया, या आप कह सकते हैं कि एक ही दायित्व था जिसका निर्वहन संविधान सभा कर रही थी, और वो था संविधान लेखन, यानी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। द ओनली रोल which was to be played by the Constituent Assembly of India during its first phase of working was simply to formulate the constitution, nothing more than that। केवल इकहरी जिम्मेदारी थी संविधान सभा के पास संविधान के सृजन से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान निर्माण। यानी हमारी संविधान सभा का पूरा फोकस केवल संविधान के सृजन पे था, संविधान निर्माण करने पर, है ना। लेकिन सेकेंड फेज में चूंकि 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए थे, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान सभा का वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया, और यहां पर संविधान सभा दोहरे दायित्वों का निर्वहन करने लगी। समझ रहे मेरी बात? एक तो ये काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में, और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में काम करेगी, यानी संविधान सभा के रूप में काम करेगी, तो इसका काम क्या होगा? संविधान का सृजन। लेकिन सेकेंड फेज में, दूसरे चरण में, संविधान सृजन तो इसका कार्य था ही जो ये कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये प्रोविजनल पार्लियामेंट भी बन गई थी। समझ रहे मेरी बात? पीपी, प्रोविजनल पार्लियामेंट। प्रोविजनल पार्लियामेंट समझ रहे हैं? अस्थायी संसद या टेम्पोररी पार्लियामेंट। कहने का मतलब कि संविधान सभा अपने द्वितीय चरण में, सेकेंड फेज में, दोहरे दायित्वों का निर्वहन कर रही थी। एक दायित्व था संविधान का सृजन, और दूसरा दायित्व भारत की संसद की भूमिका का निर्वहन। संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। अब आप पूछेंगे कि कैसे करती थी, तो इसके लिए अल्टरनेट डे डिसाइड किए गए थे। जैसे मान लीजिए सोमवार को संविधान सभा केवल संवैधानिक उपबंधों पर बात करेगी, संवैधानिक प्रावधानों पर बात करेगी, संविधान के निर्माण से संबंधित मुद्दों को
एक तरह से कह सकते हैं तवज्जो देगी, जबकि मंगलवार को संसद के रूप में, यानी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किस तरीके से किया जाए, ये सब चीजें। क्योंकि आजादी के बाद भाई हमारे यहां अंतरिम सरकार तो गठित की गई थी ना, तो अंतरिम सरकार बेसिकली उसी अंतरिम संसद के अंदर से, और अंतरिम संसद में कौन थे, ये संविधान सभा ही थी। तो संविधान सभा के सदस्यों ने ही आपस में मिलकर अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुन लिया, अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुन लिया गया। क्योंकि उस समय तो इलेक्शन हुआ नहीं था। इलेक्शन कब हुआ भाई, इलेक्शन तो 52 में होता है ना, 1952 में लोकसभा का, और फिर अलग अलग पार्टियां निर्वाचन में मतलब चुनाव जीत के आती हैं, और चूंकि कांग्रेस बहुमत में आती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 52 से पहले भी 15 अगस्त 47 से ही हम लोग प्रधानमंत्री का कार्यकाल मानते हैं अपने यहां। तो नेहरू जी तो 15 अगस्त 47 को ही प्रधानमंत्री बन गए। तो किसके द्वारा बनाए गए, इसी अंतरिम संसद के द्वारा। और यह अंतरिम संसद कौन थी, कोई और नहीं थी बल्कि संविधान सभा ही थी, है ना। तो 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक हमारी संविधान सभा एक तरफ संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण के अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही थी, दूसरी तरफ प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में देश की हुकूमत का भी संचालन कर रही थी। क्लियर है, देश की शासन प्रशासन का भी दायित्व अपने कंधे पर उठा रखी थी। अब अगर देखें आप तो 26 नवंबर 1949 को स्वयं संविधान सभा के पटल से इस बात की घोषणा की जाती है कि हम अपने संविधान को वैधानिक अस्तित्व प्रदान कर चुके हैं। क्योंकि प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना, 26 नवंबर 1949 को वी डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी यह घोषित कर दिया गया कि भारत का संविधान अधिनियमित हो चुका है। और भारतीय संविधान के अधिनियमन की तिथि क्या बताई गई, 26 नवंबर 1949। देखिए, संविधान दस्तावेजी स्वरूप की बुनियाद पर दो अलग अलग दस्तावेजों के रूप में हो सकता है, एक लिखित और दूसरा अलिखित। अलिखित संविधान का भी यह मतलब नहीं होता कि उसमें कुछ लिखा नहीं गया है, नहीं जी, उसमें भी लिखा होता है। अदरवाइज बिना लिखे कोई दस्तावेज कैसे अस्तित्व में आ सकता है। दस्तावेज का मतलब ही है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेस किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो अलिखित संविधान भी अगर देखा जाए तो हकीकत में वो लिखित ही होता है। तो फिर आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि भाई लिखित व अलिखित में क्या फर्क है। तो पहला फर्क आप यही बताएंगे कि लिखित संविधान का सृजन करने के लिए सदैव संविधान सभा जैसी कोई संस्था चाहिए होती है, जबकि अलिखित संविधान का सृजन करने के लिए संविधान सभा जैसी कोई संस्था हो ऐसा आवश्यक नहीं है। समझ रहे मेरी बात। दूसरी बात, लिखित संविधान हमेशा अधिनियमित होता है, इनेक्टेड होता है। इनेक्टेड का मतलब कि लिखित संविधान के संदर्भ में यह बात उद्घोषित होती है कि अमुक संविधान अपने वैधानिक स्वरूप को किस तिथि को पाता है। मीन्स व्हाट इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न। द डेट ऑफ इनेक्टमेंट of a constitution is basically that date on which the said constitution has been brought into legal existence। वह खास तिथि जिस तिथि को अमुक संविधान वैधानिक स्वरूप को पाता है उसी को अधिनियमन की तिथि कहते हैं। और बिल्कुल अगर देसी भाषा में इसको समझे, सामान्य भाषा में, तो अधिनियमन की तिथि का मतलब हुआ संविधान का बन के तैयार हो जाना। तो भारत का संविधान किस तिथि को बन के तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। अब जरा सोचो, सेकेंड फेज में ही मैं लिखा हूं ना नवंबर 26 1949, थर्ड फेज कहां से शुरू होता है, नवंबर 27 1949। तो जरा बताइए, क्या अब संविधान सभा जो दोहरी भूमिका का निर्वहन करना शुरू की थी अपने सेकेंड फेज में, क्या थर्ड फेज में भी ये जारी रहेगा? नहीं, क्योंकि देखो एक भूमिका संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण वाली जो भूमिका है वो तो पूर्ण हो गई सेकेंड फेज में। तो जाहिर सी बात है थर्ड फेज में अगेन संविधान सभा कौन सा रोल प्ले करने लगी, ये वाला प्रोविजनल पार्लियामेंट। यानी थर्ड फेज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल प्रोविजनल पार्लियामेंट की ही भूमिका निभाती रही। प्रोविजनल पार्लियामेंट, अस्थायी संसद। और फिर 1952 में जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद अब प्रोविजनल पार्लियामेंट का कोई कंसेप्ट नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहां फिर निर्वाचित सरकारें स्थापित होने लगी। तो ये बेसिकली हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में तमाम बातें समझे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब देखिए, इतनी चर्चा के बाद
सारांश के रूप में यानी समरी के रूप में आप क्या कुछ ध्यान रखेंगे उसे मैं बता दूं, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में कई दफा ऐसे भी स्टेटमेंट आते हैं जिसमें कोई तथ्य ना हो, मौलिकता आधारित स्टेटमेंट्स आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान सभा क्या प्रतिनिधि मूलक संस्था थी, ऐसे करके, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, भारत का संविधान क्यों और कैसे, या फिर कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो एनसीईआरटी का नाम है, उसमें पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, भारत का संविधान क्यों और कैसे। तो उसमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत की संविधान सभा प्रतिनिधि मूलक संस्था नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सिविल सर्विसेज में अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो आप सीधे बोलेंगे कि नहीं, भारत की संविधान सभा प्रतिनिधि मूलक संस्था थी। ध्यान रखेंगे इस बात को। एनसीईआरटी में तमाम महत्वपूर्ण बातें दी गई है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें दी गई है जो हायर स्टैंडर्ड पे उनको चुनौती दिया जा सकता है। और चूंकि इस तरह के स्टेटमेंट आयोग के द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं और जो आयोग का जवाब आया है, उन जवाबों के मद्देनजर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां क्या ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि मूलक संस्था थी, आप नो के साथ नहीं जाएंगे। और वैसे भी अगर आप देखें तो भाई संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, तो सोचो जरा, 389 में 296 तो इलेक्टेड ही थे ना। माना कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए थे, लेकिन थे तो निर्वाचित ही। क्या राज्यसभा के सदस्यों को आप निर्वाचित नहीं मानते? माना कि आप सीधे उसमें भाग नहीं लेते, लेकिन आप ही के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे तो उनको चुनते हैं, तो इस तरह से इलेक्टेड तो हुए ही। अब ये थोड़ी लिखा हुआ है कि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, तो बात बनती। भाई इलेक्टेड में डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो क्या फर्क पड़ता है, दोनों इलेक्टेड हुए। समझ रहे मेरी बात? और देखिए 389 में 296 निर्वाचित थे, केवल 93 मनोनीत थे। तो संविधान सभा के अगर स्वरूप की बात किया जाए तो आपको नहीं लगता कि इसका झुकाव रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होने की तरफ ज्यादा था? भाई 296 सदस्यों का मतलब कि गुणा कर लो इसको 10 लाख से, तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे हिंदुस्तानी आवाम का यह प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरी बात, जो भी संविधान सभा में प्रतिनिधि थे, आपको नहीं लगता कि वे अपने समय के काफी सम्मानीय लोग थे, जनता के बीच उनकी पकड़ थी? तो संविधान सभा के प्रतिनिधित्व पर आप उंगली नहीं उठा सकते। कोई कहे कि यार कुछ गिने चुने लोगों ने भारत का संविधान निर्मित कर दिया और हमारे ऊपर थोप दिया, हम इस संविधान को क्यों माने। माना कि थोड़ी देर के लिए आपके मन में यह सवाल आ जाए, तो जवाब के रूप में क्या होगा कि आपको यह संविधान क्यों मानना चाहिए? आपको यह संविधान इसलिए मानना चाहिए कि ये गिने चुने जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों को पूरे हिंदुस्तान का जनादेश प्राप्त था। आप बताइए, उन दिनों अगर 2-3 लोगों को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि संविधान सभा में कमोबेश उन दिनों के सभी सम्मानित लोग थे। जैसे महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में नहीं थे। समझ रहे मेरी बात? तो इन कुछ इक्का दुक्का लोगों को अगर हटा दिया जाए तो शेष जो भी लोग थे वो भी कोई कम लोकप्रिय नहीं थे। और भले महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे, बट महात्मा गांधी के विचारों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के अंदर उनकी आवाज के रूप में तमाम कांग्रेसी थे। तो नहीं रहते हुए भी गांधी जी वहां थे। आप बताइए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सर सैयद अहमद खां, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या ये छोटे नेता थे? इनके एक इशारे पर पूरा देश खड़ा हो उठता था। तो इस लिहाज से आप समझेंगे कि भारत की संविधान सभा बजाब्ते प्रतिनिधि मूलक संस्था थी। आप गैर प्रतिनिधि मूलक नहीं बोलेंगे। केवल इस आधार पे कि 93 मनोनीत सदस्य भी थे, तो ठीक है, मनोनीत सदस्य थे तो प्रिंसली स्टेट्स के थे ना। प्रिंसली स्टेट्स क्या कहते थे? अपने को क्या ब्रिटिश इंडिया का वो इंटीग्रल पार्ट मानते थे? नहीं मानते थे। तो भले यहां लिखा हुआ है कुछ किताबों में कि प्रतिनिधि मूलक नहीं थी, लेकिन आज के बाद मैं आपको सलाह देता हूं, आप यही जवाब देंगे कि भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि मूलक संस्था थी। और इसके एवज में आप क्या जवाब देंगे? यह देंगे कि भले ही अप्रत्यक्ष रूप से उसके सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, लेकिन निर्वाचन तो हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में भी आम जनता किसी न किसी रूप में भाग लेती है, भले सीधे सीधे नहीं लेती, लेकिन अपने चुने हुए नुमाइंदों के माध्यम से भाग लेती है।
अब आपके मन में यह भी आएगा कि यार संविधान सभा के लिए सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस था, क्योंकि देखो इन 389 सदस्यीय संविधान सभा में आपको बताऊं जब चुनाव हुआ था प्रोविंशियल असेंबलीज के माध्यम से, तो ध्यान देंगे 208 सदस्य आईएनसी से थे संविधान सभा में, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। 73 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, जोड़ते रहना कितने हुए, और 15 सदस्य इंडिपेंडेंट थे, बोलते हैं निर्दलीय, इंडिपेंडेंट थे। बताओ इस तरह से कितना हो गया, टू 296 हो गया ना। अब कोई कहे कि संविधान सभा नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, भाई प्राइमा फेसा ऐसा ही लग रहा है ना कि 296 में 208 तो कांग्रेस ही है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग जरूर थी, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर आप ह्यूज गैप देख रहे हैं यहां पर। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, उन दिनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जितने बड़े नेता थे कोई किसी का वैचारिक भक्त नहीं था, सबकी अपनी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि थी, और कई दफा क्या कमोबेश हमेशा ही आप देखेंगे कि वैचारिक मूल्यों पर अक्सर ये आपस में टकराते थे। कई मौकों पर आपको देखने को मिलता है सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके मत एक नहीं होते थे। तो चूंकि जो भी वो नेता थे एक तरह से मौलिक नेता थे और अपने विचारों को लेकर वे काफी सशक्त रहते थे। आज की स्थिति नहीं है कि किसी पार्टी विशेष का नेता जो भी बोल दिया चाहे गलत ही बोला हो, उसके समर्थक या जो सेकंड राउंड पॉलिटिशियंस या थर्ड राउंड पॉलिटिशियंस वो उसकी भक्ति भावना में कुछ भी कर जाए, ऐसा नहीं था। संविधान सभा के सदस्यों में आप कह सकते हैं कि उन्होंने तर्क वितर्क की जो संस्कृति है उसका काफी सम्मान किया। और अगर संविधान सभा की कार्यप्रणाली पे आप गौर करेंगे तो ध्यान रखेंगे संविधान सभा में कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं हुआ। अब मान लीजिए संविधान सभा की बैठक में सपोज 230 सदस्य शामिल हो और किसी प्रोविजन को लेकर कि उसे संविधान में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए तो किस स्वरूप में किया जाए। 230 में से मान लीजिए 116 सदस्य बोले कि इसे एक्स स्वरूप में शामिल किया जाए और 114 बोले कि नहीं वाई स्वरूप में, और वैसे में 116 वाले को ध्यान में रखते हुए एक्स स्वरूप में शामिल कर दिया गया हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ। हमारी संविधान सभा ध्यान रखेंगे कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंस एंड यूनानिमिटी, इन्हीं दो प्रिंसिपल पे काम करती थी, ससंजन तथा सर्वसम्मति की भावना से। और अगर इसकी बानगी आपको देखनी हो तो संविधान के भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 को खोलो और उसे पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखो अपने देश का दो नाम दिया गया है, इंडिया और भारत। यह क्या दर्शाता है? यह यही दर्शाता है कि हमारी संविधान सभा हमारे देश के किसी एक नाम को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं थी। संविधान सभा के वे सदस्य जो सदर्न इंडियन स्टेट से आते थे वे इंडिया नाम को लेकर अड़ गए थे, और उत्तर पट्टी के लोग भारत नाम को लेकर। काफी तर्क वितर्क खूब हुआ, लेकिन किसी एक नाम को लेकर आम सहमति नहीं बनी, तो अंततोगत्वा यही कहा गया कि चलो दोनों नाम रख दो, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यानी भारत। यह साफ साफ दर्शाता है कि हम संविधान सभा बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी, बल्कि सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय। और सर्वसम्मति तक पहुंचने के लिए जितना हो सकता था तर्क वितर्क का सहारा लिया जाता था, डिबेट्स का सहारा लिया जाता था। तो संविधान सभा के प्रतिनिधि मूलक होने को लेकर आपके मन में कोई शंका संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। केवल एक प्रिंसिपल था जिसको लेकर संविधान सभा में कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ, और वो ये था कि भारत के सभी लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज, जो अनुच्छेद 325 में आप पढ़ेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार। इसको लेकर संविधान सभा एक स्वर में हामी भर दी, कोई तर्क वितर्क डिबेट कुछ नहीं हुआ। तो चलिए आज के लेक्चर को, पॉलिटी के लेक्चर को हम लोग यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी इकोनॉमी की क्लास चलेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, 10-15 मिनट बाद। तब तक थोड़ा आप भी रिलैक्स हो लें। डॉक्टर एस के झा सर आपकी क्लास लेंगे और
फिर अपने समय पे कल एक बार पुनः आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ब्रेक के बाद